स्टूडेंट्स कैसे हो। चलिए आज हम करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है वेदरिंग मतलब अपक्षय। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 ही चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है अपना वेदरिंग और दूसरा है मास मूवमेंट। तो आज हम मुख्य रूप से जिस विषय पर बात करेंगे उसको हम कहेंगे वेदरिंग। वेदरिंग किसे कहते हैं, वेदरिंग किन कारणों से होती है, वेदरिंग होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, इन सभी इश्यूज़ को आज हम धीरे धीरे करके विस्तृत रूप से जानेंगे और इस सभी बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। आप सभी ध्यान से पूरे टॉपिक को सुनिए और देखिए किसे कहते हैं। देखिए वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने, चाहे वो अर्थर होम्स हो, चाहे वो स्पार्क्स हो, चाहे वह थॉर्नबरी हो, जितने भी बड़े से बड़े आपके जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने उसको डिफ़ाइन करने की बात कही, अब उसको डिफ़ाइन किया भी। तो उनकी सभी की बातों से एक कंक्लूजन निकल कर आता है जिसको हम वेदरिंग की परिभाषा बना सकते हैं। तो उन्होंने सभी ने ये कहा कि वेदरिंग इज़ अ फिजिकली डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन इट्स प्लेस। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो वेदरिंग जो होती है वह क्या होती है। वेदरिंग होती है वह भौतिक रूप से चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना, गलना, सड़ना। ठीक है। और वहाँ पर वे सारी चीज़ें जब टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, चट्टानों का चूरा हो जाता है तो क्या होता है, तो इसी टूटने फूटने को ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि वेदरिंग के अंदर वो सभी प्रोसेस शामिल हैं जो चट्टानों के टूटने फूटने और गलने सड़ने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। चाहे वह फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, चाहे वह बायोलॉजिकल प्रोसेस हो। तो यहाँ पर 3 प्रकार की आपको वेदरिंग भी देखने को मिलेगी। फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो हम तीनों का यहाँ पर एक एक करके अब उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहला जो आपकी वेदरिंग होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, देखिए फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है, एक बाह्य एजेंट मतलब कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वह वायुमंडल के अंदर या फिर बायोस्फीयर के अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्या करती हैं, चट्टानों के ऊपर प्रभाव डालती हैं। चाहे वह प्रभाव सूर्य की किरणें डाल रही हों, चाहे ठंड की वजह से हो, चाहे वह किसी दबाव की वजह से हो, तो इन सभी चीज़ों की ये जो तत्व होते हैं, मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, चट्टानों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। जब इस प्रभाव की वजह से जो चट्टानें टूटती हैं, फूटती हैं और अपने स्थान पर गलती सड़ती हैं, उसमें जंग लगता है, तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो मुख्य रूप से क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है सूर्य ताप, मतलब कि इंसोलेशन। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसके अंदर क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सूर्य ताप, इंसोलेशन। ठीक है। तो क्या होता है कि सूर्य का जो ताप जब दिन निकलता है तो बहुत कम होता है और धीरे धीरे करके तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। ठीक है। जब तापमान घटता है और बढ़ता है तो चट्टानों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जब चट्टान का तापमान घटता है, ठीक है, तो वह सिकुड़ जाती है। जैसे इसका तापमान बढ़ता है तो वह फैलने लगती है। इसी प्रकार से सिकुड़न और फैलाव की वजह से चट्टान जब सिकुड़ती है और फैलती है तो उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं और जब ये दरारें पड़ जाती है तो वह टूटने लगती है और टूटने लगती है तो इसी टूटने को हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं या फिर वेदरिंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से जब चट्टानें टूटती हैं और फिर उसके क्या होते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, उसके पिंड विच्छेदन हो जाते हैं, ब्लॉक छोटे छोटे से ब्लॉक बन जाते हैं। दरारें पड़ी, चट्टानें टूटी, एक चट्टान के 4 पार्ट हुए, 4 से फिर 8 पार्ट हुए, तो इस प्रकार से वह चट्टान टूट फूट कर कुछ छोटे छोटे से ब्लॉक्स बन जाते हैं। और
इसमें अनेक प्रकार के जो है, तो बहुत सारी चट्टानें क्या होती हैं, वो अलग अलग प्रकार के खनिजों से और रंगों से मिलकर बनी होती हैं। इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों में न टूट करके वह छोटे छोटे से शैल के टुकड़ों में टूटती हैं, कणों में टूटती हैं, गुटिकाओं में टूटती हैं और उनका चूरा चूरा हो जाता है। इस प्रकार के चूरे को हम क्या कहते हैं, देखिए बड़े वाले को तो हमने क्या कहा था, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहा था, लेकिन छोटे वाले जो चूरा होता है उसको शैल मलबा कहते हैं। शैल मलबा या फिर टालूस, TALUS, टालूस उसको भी कहा जाता है। ठीक है, तो चट्टानों के टूटने की यह विधि है जो उसको ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तो दो प्रकार का डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हुआ जिसमें बड़े बड़े टुकड़े हुए, एक ग्रैनुलर छोटे छोटे से ग्रेन्स उसके बन करके टूट गए और उसका शैल क्या हुआ, शैल मलबा बन गया। और इस प्रकार के जो आपके डिसइंटीग्रेशन होता है, इस प्रकार का जो पाया जाता है वह मरुस्थलों में इस प्रकार का ज़्यादा आपका देखने को मिलता है। चट्टानों के छोटे छोटे से टुकड़े वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और बंदूक की गोली की तरह जो कि देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ चट्टानें क्या होती हैं मरुस्थलों के अंदर, आपने देखा होगा कि वह आपकी तापमान की ताप है जो या फिर सूर्य ताप है उसकी उत्तम चालक नहीं होती है। तो उसमें उस प्रकार जब इस प्रकार की जब चट्टानें होती है वहाँ पर क्या होता है, तो उसमें जब चट्टान के ऊपर सूर्य का ताप पड़ता है तो चट्टान की ऊपर वाली परत वह गर्म हो जाती है, जबकि नीचे उसके चट्टान के अंदर वह ठंडी ही रहती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर है जो वह गर्म होकर के वह उतरने लगती है। जिस प्रकार से प्याज का एक छिलका उतरता है, इसी प्रकार से छिलकों की तरह से उसकी प्रॉपर्टी ऊपर से उतरती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पल्लवीकरण या फिर एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये हमारा सूर्य ताप के अंदर आपने देखा कि जो टर्म्स मैंने बताए हैं इनका वर्णन करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वह ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हो, चाहे वो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन हो, एक्सफोलिएशन हो, इंसोलेशन हो। इस प्रकार के जो ये टर्म्स हैं, इस जब सूर्य ताप का आप वर्णन करेंगे तो आपको इन सभी का को उसके अंदर लिखना होगा, तभी आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, पढ़ने का हमारा एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या है कि अच्छे मार्क्स लेना। तो अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक टर्म्स ज्योग्राफी के अंदर जो बेसिक टर्म्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको वो बेसिक टर्म्स ज़रूर इस्तेमाल करनी है। चलिए अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखते हैं पाला मतलब फ्रोस्ट क्या होती है और फ्रोस्ट क्या होती है और पाला किसको कहते हैं। तो यह ठंडे दिनों में मुख्य रूप से रात के समय का एक ऐसा फिनोमिना है जब रात को टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो जो दरारें होती हैं चट्टानों के बीच में, उसमें से क्या होता है कि पानी भरा रहता है और वो पानी क्या होता है, जम जाता है। देखिए जब जम जाने के बाद आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप एक कटोरी के अंदर पानी लेते हैं, उसको भर करके अपने फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं। जब हम उसके अंदर रख देते हैं तो वह बर्फ़ जम जाती है, लेकिन जब सुबह हम को देखते हैं तो उसकी ऊपरी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, वह प्लेन क्यों नहीं होती। आपने कभी ऐसा सोचा? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पानी से बर्फ़ बनती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, मतलब कि वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस घेरती है, वही चीज़। ठीक है, तो जब वह ज़्यादा स्पेस घेरती है तो क्या होता है, जैसे कि एक दरार थी, इस प्रकार से दरार के अंदर क्या हुआ कि एक दरार थी, दरार के अंदर पानी था, पानी जब बर्फ़ बना तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्थान चाहिएगा। तो जब ज़्यादा स्थान चाहिएगा तो वो इस तरफ और इस तरफ दोनों ही दीवारों पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा और उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देगा। फिर अगले दिन उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो फिर वह पाले की वजह से जमेगा। तो जमने के बाद क्या होगा, फिर और थोड़ा इस प्रकार से दरारें चौड़ी होती हुई चली जाती हैं और चट्टान को तोड़ देती हैं। जब चट्टानें इस प्रकार से टूटती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्रोस्ट के द्वारा टूटा हुआ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर फिजिकली भौतिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से हमारा चट्टानों के पिघलने और उसके जमने की वजह से जो डिसइंटीग्रेशन होता है, जो चट्टानें टूटती हैं, उसको हम तुषारी अपक्षय भी कहते हैं या फिर फ्रोस्ट शैटरिंग भी कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर यह टर्म आपको ध्यान रखनी है। फ्रोस्ट शैटरिंग क्या होती है? चट्टानों के अंदर पानी का पाले की वजह से जमना और फिर पिघलना। दिन में तापमान बढ़ जाता है तो पिघल जाती है, रात को फिर जम जाती है, तो जमने की वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से उसको स्थान ज़्यादा चाहिए, तो चट्टानें अपना ज़्यादा चट्टानों के बीच की जो दरारें होती हैं वो ज़्यादा चौड़ी होती चली जाती हैं और चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रेशर रिलीज। देखिए क्या होता है कि कुछ चट्टानें, जैसे कि आग्नेय चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें, वह क्या होती है, जब लावा ठंडा होता है तो धरती के नीचे ही जम जाता है और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर मिट्टी होती है या फिर चट्टानें होती हैं, तो दूसरी चट्टानें होती हैं। जब समय के साथ साथ जब डेनुडेशनल एजेंट्स जो होते हैं ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं, जब ऊपर वाली लेयर हट जाती है तो क्या होता है, तो नीचे वाला जो नीचे लावा जमकर ठंडा हुआ था, जो चट्टान थी, वह बाहर एक्सपोज्ड हो जाती है, जो मतलब सबको दिखाई देती है। सूर्य का ताप और पाला, ठंड, सर्दी, गर्मी, दबाव, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसका क्या होता है, उसका एक्सफोलिएशन भी होता है। ठीक है, उसका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी होता है। तो इस प्रकार की जो आपको देखने को मिलती वह मुख्य रूप से आपकी ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी चट्टानों में इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो दबाव से जब ऊपर से सारी की सारी मिट्टी हट जाती है, चाहे वह उस मिट्टी को हवा उड़ा कर ले गई या पानी में बह गई, तो नीचे वाली जब चट्टान ऊपर आती है तो उसके ऊपर भी अपक्षय के क्या होते हैं, एजेंट्स हैं, वह हैवी हो जाते हैं और उसका अपक्षय होने लगता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 आता है साल्ट क्रिस्टलाइजेशन वेदरिंग, मतलब कि लवण क्रिस्टलन अपक्षय। तो यहाँ पर क्या, इसका मतलब क्या है? लवण का मतलब साल्ट मतलब नमक, सीधी सी बात है। जब मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलीय क्षेत्र में चट्टानों की दरारों में पानी घुस जाता है, मुख्य रूप से बलुआ चट्टानें होती है वहाँ पर, तो बलुआ चट्टानों की दरारों में जब पानी बढ़ता है और पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण करने से जो पानी के अंदर जो नमक की मात्रा थी वह क्या थी, वो वहीं रह जाती है। और फिर उसके बाद फिर पानी भरता है, फिर वाष्पीकृत हो जाता है, तो नमक वहीं पर रहता है और नमक फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। और वह नमक क्या करता है, वह चट्टानों की जो दरार होती है, दरारों की दीवारों पर अपना प्रभाव डालना स्टार्ट करता है, उसके ऊपर एक दबाव प्रस्तुत करता है और इसी दबाव के कारण क्या होता है, वहाँ पर चट्टानें हैं जो वह टूटनी फूटनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साल्ट क्रिस्टलाइजेशन वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी केमिकल वेदरिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्पेशली क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो वेदरिंग का टॉपिक आपको करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो नंबर 2 आता है आपका केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे कि द disintegration and decomposition of rocks by the chemical reactions is called chemical weathering। देखिए केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, चट्टानों में केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो उसी को हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें पानी जो होता है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर मैं कहूँगा प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर वो तो होता है इनर्ट विद द फॉर केमिकल वेदरिंग्स। इनर्ट मतलब कि वह कोई प्रभाव नहीं डालता है केमिकल वेदरिंग्स पर। लेकिन जब यह पानी बरसात का पानी है या फिर पानी एटमॉस्फेरिक गैसेज के साथ मिल जाता है तो इट बिकम्स पोटेंट, इट बिकम्स वेरी एक्टिव एजेंट्स फॉर केमिकल वेदरिंग्स। किस प्रकार से वह एक्टिव एजेंट्स बन जाता है वेदरिंग के लिए, तो यह चीज़ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। यदि मुख्य रूप से यदि बरसात का पानी ऊपर से आ रहा है और वह एटमॉस्फेयर जो हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो वह आपका इट बिकम्स पोटेंट सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट बन जाता है। वह सॉल्वेंट मतलब क्या है कि जो रॉक्स होती है उसके साथ केमिकल वेदरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पानी इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव एजेंट्स माना जाता है।
तो केमिकल वेदरिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है सॉल्यूशन, मतलब विलेन, मतलब चीज़ों का घुलना। सॉल्यूशन मतलब चीज़ों का अपने पानी के अंदर घुल जाना, ठीक है। जैसे कि चीनी को हम पानी के अंदर डालते हैं, उसको हिला देते हैं तो क्या होती है, वह उसके अंदर मिक्स हो जाती है, वह दिखाई नहीं देती, तो इट इज़ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिकल वेदरिंग। सबसे पहला स्टेप होता है केमिकल वेदरिंग का। जो चट्टानें होती हैं उनका सॉल्यूशन किस बात पर डिपेंड करता है, उनका सॉल्यूशन जो रॉक्स होती है उसकी कंपोजिशंस के ऊपर आधारित होता है कि वह किस किस पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। चट्टानें किस किस पदार्थ से मिलकर बनी हुई है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जिन चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है वह है, मुख्य रूप से सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है साल्ट रॉक्स। जो साल्ट से बनी हुई, नमक से बनी हुई चट्टानें, उनका सॉल्यूशन होता है। नंबर 2, कार्बोनेटिक रॉक्स के अंदर क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, डोलोमाइट होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बोनेट होता है, एट्सेट्रा आर द मॉडरेट सोल्यूबल रॉक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जितनी भी मैंने रॉक्स बताई हैं ये सारी की सारी आपकी सोल्यूबल रॉक्स हैं, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा और विस्तृत में जानने की कोशिश करते हैं। तो लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन एक बहुत ही मोस्ट अफेक्टेड रॉक्स होती है फॉर केमिकल वेदरिंग के लिए। क्यों, जब बरसात होती है, बरसात के साथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिल जाती है तो वह क्या करती है, वह इसके ऊपर अपना अटैक करती है। तो जो कार्बोनेटिक रॉक्स हैं, लाइमस्टोन है, वह पिघलना स्टार्ट हो जाती है, घुलना स्टार्ट हो जाती है, घुलने लगती है पानी के अंदर। कितना लाइमस्टोन घुलेगा, यह ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा, तो यह किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यह सबसे पहला इसके अंदर होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। CO2 कंटेंट ऑफ वाटर के अंदर कितना CO2 कंटेंट घुला हुआ है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और पार्शली प्रेशर ऑफ CO2 का कितना प्रेशर है, pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन की pH वैल्यू कितनी है, ठीक है। और काइनेटिक रिएक्शंस कितना है, कि कितने प्रेशर से पानी चल रहा है, कितने प्रेशर से पानी रिलीज़ हो रहा है वहाँ से। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइमस्टोन कितनी मात्रा में वहाँ पर आपका घुलेगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आया कि ये सारे के सारे कंपोनेंट जो लाइमस्टोन को घोलते हैं यही होते हैं। तो इस प्रकार से जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स का जो एरिया होता है, जहाँ पर बहुत बड़े स्थान पर लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाया जाता है, वहाँ पर जब इनका सॉल्यूशन होता है तो अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी डेवलप हो जाती है, जिस अलग अलग प्रकार का लैंडस्केप डेवलप हो जाता है। तो इस लैंडस्केप को हम क्या बोलते हैं, कार्स्ट टोपोग्राफी, KARST, कार्स्ट लैंडस्केप कहा जाता है। तो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने मिलती है, सिंक होल मिलते हैं, शैलो होल मिलते हैं, युवाला मिलते हैं, डोलाइन मिलते हैं और पोल्जी मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर, ये अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी है जो मैंने बताया आपको, सिंक होल क्या है, शैलो होल क्या है, युवाला क्या है। तो ये अलग अलग प्रकार के टोपोग्राफी के डिज़ाइंस हैं। ये मैं आपको जब टोपोग्राफी वाला इसे नेक्स्ट यूनिट कराऊंगा, उसके अंदर इनको एक एक करके विस्तृत बताऊंगा कि ये किस प्रकार की टोपोग्राफी होती है। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको अभी दिखा देता हूँ कि सिंक होल छोटा होता है, शैलो होल उससे बड़ा होता है, यू वाला बड़े। तो इस प्रकार से बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं ज़मीन के अंदर, और वो किसकी वजह से बनते हैं, वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि जो लाइमस्टोन था वह क्या हो रहा है, वह घुल गया एटमॉस्फेरिक वाटर जो जिसके अंदर CO2 घुली हुई थी पानी के अंदर, उस पानी के अंदर वह घुलते हुए चले गए, और इस प्रकार की टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो इसके अंदर पहला आया सॉल्यूशन, अब दूसरा आता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह प्रभाव दिखाती है अपना। ऑक्सीजन जब
जिन चट्टानों के अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है और उन चट्टानों के संपर्क में आती है तो वह उसके साथ रिएक्शन करके उसके अंदर ऑक्साइड बनाने लगती है। मतलब क्या होता है कि चट्टानों में जो लोहा होता है उसमें जंग लगने लगता है, ये जो जंग होता है उसी को हम ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड बनाने लगती है और यह जिस प्रोसेस से वह बना रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण कहा जाता है। कितनी सी साधारण सी बात है, हमें पता भी नहीं होता कि यह हो क्यों रहा है, लोहे के अंदर जंग क्यों लग रहा है। तो हमारी जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वही क्या करती है, उसके साथ रिएक्शन करके लोहे के साथ उसके अंदर जंग लगा देती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर आगे क्या क्या होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि ऑक्सीजन का प्रभाव, हमारा जो ऑक्सीजन है उसका प्रभाव तभी हो पाता है मतलब लोह युक्त चट्टानों के ऊपर उसका प्रभाव तभी होता है जब वह पानी के अंदर सम्मिलित हो जाती है। तो यहाँ पर पानी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पानी के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिल कर के ही वह किसी लोहे की चीज़ को प्रभावित कर पाती है, उसको ऑक्साइड कर पाती है। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण का प्रभाव सिर्फ पानी की वजह से होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कार्बोनेशंस। तो कार्बोनेशंस मतलब कार्बनीकरण। तो कार्बोनेशंस के अंदर क्या होता है कि जो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, तो वह अपने संपर्क में आने वाले खनिजों को कार्बोनेट के अंदर बदल देती है। और जब इसको कार्बोनेट के अंदर बदलती है तो इस बदलने की प्रक्रिया को ही कार्बोनेशंस कहा जाता है, कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, कार्बन युक्त जो जल होता है यह एक हल्का कार्बोनिक एसिड की तरह होता है, अम्ल की तरह होता है, जो चूना युक्त चट्टानों के जब संपर्क में आता है तो उनको घोल देता है। उनका क्या होता है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, सॉल्यूशन मैंने बताया था पहला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर वहाँ पर भी मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से एक्टिव होती है। तो सॉल्यूशन है जो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और कार्बन युक्त चट्टानें जो होती हैं, कार्बन युक्त जो चट्टानें होती हैं, उनका सॉल्यूशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन से क्या होता है कि जब चट्टानों के अंदर खनिज होते हैं, ठीक, खनिज क्या होते हैं, वो पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि जो चट्टान का वॉल्यूम है वह बढ़ करके कई बार डबल तक भी हो जाता है। इस प्रकार से जब कई बार वह एब्जॉर्ब करती है, फिर उसके बाद वह गर्मी के कारण से फिर वाष्पीकृत हो जाता है पानी, फिर एब्जॉर्ब करना, वाष्पीकृत होना, तो साइज का बढ़ना, संकुचित होना, बढ़ना, संकुचित होना। तो जब चट्टान का साइज इस प्रकार से बढ़ता और घटता रहता है तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन होता है, उसके अंदर भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है। किस किस चीज़ के बीच में रिएक्शन होता है, एक तो हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर्स एंड द मिनरल्स ऑफ रॉक्स। जो रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनका, और हाइड्रोजन आयन ऑफ ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन आयन होता है, पानी का जो ऑक्सीजन का नहीं, पानी के जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका और मिनरल्स का जब रिएक्शन होता है तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस के अंदर दोनों ही चीज़ों का डिकम्पोजिशन होता है, चाहे वह मिनरल्स हो चाहे वह वाटर मॉलिक्यूल्स हो, क्योंकि जब इन दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो संपर्क में आते ही हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और वो रिएक्शन इस प्रकार से होता है कि एक नया ही आपके सामने मिनरल्स बन कर के सामने एक नया ही कंपाउंड मिलकर सामने आता है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि सिलिकेट मिनरल्स जो होते हैं वह मोस्ट अफेक्टेड होते हैं हमारा हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से। नेक्स्ट आता है चिलेशंस। चिलेशंस की स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, CHELATION, चिलेशंस। ठीक है,
तो चिलेशंस क्या होता है? तो चिलेशंस को कई बार बच्चे स्पेलिंग में प्रॉब्लम कर देते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैंने कहा था हिस्केनियन महोदय ने एक व्यू दिया था, तो बच्चे ने सोचा कि वह सिकेनियन महोदय थे। तो कोई नहीं बेटा, इस प्रकार की स्पेलिंग्स अगर यदि आपको किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप इसी प्रकार से अपना व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर किसी भी चीज़ के माध्यम से आप मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसको हम कह रहे हैं चिलेशंस। तो चिलेशंस वेदरिंग का मतलब क्या है? कि चिलेशन वेदरिंग का मतलब सीधा सा हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारे प्लांट होते हैं उसकी वजह से, प्लांट मतलब कि पेड़ पौधों की वजह से चिलेशन होता है। तो वो किस प्रकार से होता है? आपको पता ही होगा कि जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ होती हैं, जड़ों से वह क्या कहते हैं, मिट्टी से खनिज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सोख लेते हैं। जब वो उसको सोख लेते हैं तो मिट्टी की जो कंपोजिशंस थी, उसके जो मिनरल्स थी, वह कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब वह कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है, हमारा मिनरल वेदरिंग्स, इसको हम बोलते हैं मिनरल वेदरिंग होती है। तो नंबर 3 जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग के अंदर नंबर तीसरा पॉइंट जो आता है वो होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर सीधी सी बात है कि वो सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, जिनकी वजह से मनुष्य भी इसके अंदर आता है, जिनकी वजह से क्या होता है, वेदरिंग होती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह होता है वनस्पति, मतलब वेजिटेशंस। देखिए अब क्या करती है, कुछ पेड़ पौधे क्या करते हैं कि लगाए जाते हैं, जब लगने के बाद उनकी जड़ें नीचे की तरफ पेनिट्रेट करने लगती हैं। जब जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं तो वह चट्टानों के अंदर दरारें पैदा कर देती हैं, और दरारें जहाँ से वह जाती हैं उनका साइज़ बड़ा होने लगता है, तो दरारें चौड़ी होने लगती हैं, और जब दरारें चौड़ी होती हैं तो चट्टानों को तोड़ देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो है पेड़ पौधे हैं, एक तरफ तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, एक तरफ तो हम उनको सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि एक पेड़ है, पेड़ की ये जड़ें हैं, जड़ें कुछ भाग को इस प्रकार से पकड़ भी लेती है। जो भाग जो चट्टान का जो भाग चट्टानों के बीच की इस गिरफ्त में होता है वह भाग तो सुरक्षित रहता है, लेकिन जो जहाँ से चट्टानें जाती हैं वहाँ पर उस भाग को वहाँ पर दरारें पैदा कर देती हैं, और जब दरारें पैदा होती हैं तो चट्टानें टूट जाती हैं। इस प्रकार से वनस्पति क्या करती है, आपका हमारा रॉक्स को तोड़ती फोड़ती हैं, उसका वेदरिंग करती है। दूसरा है, उसके बाद आता है बोरोइंग एनिमल्स, बिलकारी जीव जंतु। अब बहुत सारे जीव जंतु इस प्रकार के होते हैं, छोटे से लेकर बड़े बहुत सारे जीव इस प्रकार के होते हैं जो बिल बना कर के रहते हैं, चाहे चूहा, छोटी छोटी सी मकड़ियाँ, छोटे छोटे से कीट, ठीक है, चींटियाँ, ठीक है, ये क्या करते हैं, बिल बना कर रहते हैं। तो बिल बनाने से क्या होते हैं, वह धरती को, चट्टानों को के अंदर से मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, जिससे चट्टानें असुरक्षित हो जाती हैं और वह टूटने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मनुष्य अपने आप में वेदरिंग का बहुत बड़ा एजेंट माना जाता है। मनुष्य बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाता है, बड़े बड़े डैम बनाता है, बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर पुल बना देता है, सड़कें बनाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में मनुष्य क्या करता है, चट्टानों को तोड़ता है, फोड़ता है, तो वह भी अपने आप में बहुत बड़ा इसका एजेंट माना जाता है। तो यह था हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो वेदरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। सबसे पहला कारक होता है जलवायु। देखिए जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की वेदरिंग को कैटेगराइज करती है कि यहाँ पर किस प्रकार की वेदरिंग होगी। यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग होगी, यहाँ पर केमिकल वेदरिंग होगी, या फिर यहाँ पर बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। तो वहाँ की जलवायु उस चीज़ को प्रभावित करती है। जैसे कि उष्ण तथा आर्द्र प्रदेश, कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उष्ण मतलब कि गर्मी ज़्यादा पड़ना, और आर्द्र मतलब वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के प्रदेशों में किस प्रकार की वेदरिंग होती है। उष्ण प्रदेशों में ज़्यादातर देखें तो हमारा
फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है, और जबकि आर्द्र प्रदेशों में केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो बरसात होगी तो बरसात के साथ जो पानी आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, ऑक्सीजन घुल जाती है, तो वह जा कर के आपका क्या करती है, केमिकल वेदरिंग ज़्यादा करती है। तो इस प्रकार से उष्ण और आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु वाले प्रदेश, ठीक है, कुछ प्रदेश होते हैं इस प्रकार के जहाँ पर बिल्कुल सूखा होता है, शुष्क होते हैं। ठीक है, तो शुष्क जलवायु वाले प्रदेश होते हैं, वहाँ पर आपका हमेशा ही यांत्रिक अपक्ष मतलब कि फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। फिजिकल वेदरिंग मतलब सूर्य ताप वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, सूर्य ताप ज़्यादा होगा तो सूर्य ताप की वजह से एक्सफोलिएशन होगा, एक्सफोलिएशंस, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशंस, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अत्यंत शीत जलवायु वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर भी शीत जलवायु वाले प्रदेश होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रोस्ट वेदरिंग जो मैंने बताया तो वो वाले प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 2, अब नंबर 2 क्या है, शैल संगठन और संरचना, मतलब कि जो रॉक्स होती है, रॉक्स की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कंपोजिशंस में किस किस मिनरल से मिलकर वह रॉक्स बनी हुई है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से भी हमें पता चलता है कि वहाँ पर किस प्रकार की वेदरिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वनस्पति। वनस्पति भी क्या करती है, क्या करती है, वह दरारें पैदा कर देती है। दरारों की वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का। ठीक है, उसके बाद भूमि का ढाल, यदि देखिए जहाँ पर ढाल तीव्र है, मतलब खड़ा ढाल है, पहाड़ है, तो वहाँ पर किस प्रकार की होगी है, वहाँ पर फिजिकल वेदरिंग होगी। जहाँ पर प्लेन है वहाँ पर केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होगी। तो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आप लिख सकते हैं। समय इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एक्टिव एजेंट के रूप में काम करता है। देखिए, वेदरिंग होना कोई ऐसा नहीं है कि 4 दिन का काम है, हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं वेदरिंग होने में। तो टाइम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर क्या होता है, एक फैक्टर होता है वेदरिंग के अंदर। उसके बाद क्या है कि अपक्षय का भौगोलिक महत्व, जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें निकल कर आपके सामने आती हैं। स्थलों की रचना, अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी इससे वेदरिंग से बन जाती है। जैसे कि कास्ट टोपोग्राफी मैंने आपको बताई थी, कास्ट टोपोग्राफी यहाँ पर बनती है, इरोजनल सरफेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। स्थलाकृति निर्माण में वेदरिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिट्टी का निर्माण, वेदरिंग जब होती है, जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है। परतदार चट्टानों का निर्माण, जब चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती रहती है तो उनकी लेयर्स बनती रहती है। अब इस प्रकार की चट्टानें टूटी तो इस प्रकार की चट्टानों की लेयर बनेगी, फिर दूसरी चट्टानें टूटी तो उनकी लेयर्स बन गई। तो हज़ारों लाखों वर्षों में एक लेयर्ड फॉर्म ऑफ चट्टानों का निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है। कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षों से उत्पन्न विशाल चट्टान फिसल कर किसी घाटी में अवरोध पैदा कर देती है। जैसे कि एक बहुत बड़ी चट्टान फिसल कर नीचे की तरफ आती है और नदी के रास्ते में आकर के वह उसके रास्ते को रोक देती है। तो इसके पीछे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़ी झील बन जाती है। तो यह बहुत पर्यटन भी इसकी वजह से बढ़ते हैं। झील को देखने के लिए सब आते हैं। और उसके साथ साथ जब मिट्टी का निर्माण होता है तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार होता है। उसके बाद अलग अलग टोपोग्राफी का निर्माण होता है तो वह बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिससे पर्यटन जो हमारा टूरिज़्म बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जोग्राफिकल महत्व था। और हमारा जो वेदरिंग का टॉपिक था यहीं पर ख़त्म होता है। अब सिर्फ इस यूनिट का एक टॉपिक बनता है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।